यूपी टेट जिसकी परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होनी है, तो इसके लिए हम हिंदी का गद्यांश लेके आए हैं। आप लोगों का कमेंट था कि भैया हिंदी का गद्यांश कराइए, तो हम गद्यांश करा रहे हैं हिंदी का। आप लोग कैसे इसे सॉल्व करोगे बहुत ही कम समय में। और मैंने संस्कृत का गद्यांश पद्यांश भी समझाया है, नहीं देखा हो तो देख लेना। तो जो भी मित्र देख रहे हैं इस वीडियो को, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। और बाकी हम CDP संस्कृत इन सब की वीडियो हमने डाल दी हैं, और हम अब बड़ी मैराथन भी आपके लिए करा देंगे, जिससे आप करके पेपर में जाना, आराम से आपका स्कोर बनेगा बढ़िया। तो चलिए जल्दी से हम हिंदी का गद्यांश पढ़ते हैं। तो गद्यांश से 3 से 4, 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। कभी किसी किसी पेपर में 3 भी हैं, किसी पेपर में 5 भी आते हैं, तो उनके ऊपर है। तो यहाँ आपके 4 से 5 नंबर पक्के होने वाले हैं, इस चीज़ को आप पूरा ध्यान रखें। तो मुझे आशा है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने। तो अब मैं बताने वाला हूँ गद्यांश। तो यहाँ गद्यांश में ये मैंने जो गद्यांश लिया है वो 2019 का पेपर था यूपी टेट का, उसी में से लिया है ये। तो गद्यांश यहाँ पर मैं 47 से 48 यानी 2 प्रश्न पूछे गए इसमें। तो गद्यांश को करने से पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रश्न कैसे पूछा गया है। आप जब प्रश्न को पढ़ोगे तो आराम से उत्तर निकाल लोगे और आपका समय भी बचेगा। तो आप सबसे पहले प्रश्न को देखिए। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो ये बातें यहाँ पर तेरी होगी, संसार के सारे वाद जो है सीमित हैं। तो यहाँ पहले पढ़ेंगे, गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वो प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। तो यहाँ हमें पता लग गया कि राजनीतिक क्षेत्र में सीमित। तो इस तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था, गद्यांश में आधारित बताइए संसार के सारे वाद सीमित हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में, इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऐसे ही अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इस गद्यांश से अगला प्रश्न जो है कौन सा पूछा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो जब आगे यहाँ पढ़ेंगे, आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया। मन की निर्मलता और ईश्वर की निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जनसेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिक के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि गांधीवाद का आधार, तो यहाँ पर पहली लाइन में इसका वैसे मिल जाएगा आधार। यहाँ पर गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय, यानी राजनीतिक भी और आध्यात्मिक दोनों जुड़े हुए हैं। समन्वय का मतलब, तो यहाँ उत्तर होना चाहिए, यानी होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हो। तो पहले प्रश्न पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। आगे चलते हैं आगे गद्यांश की ओर। अगला गद्यांश है, इसमें ये भी पेपर का, ये सब यूपी टेट के में गद्यांश करा रहा हूँ आपको, जो पेपर में प्रश्न पूछे गए। ठीक है, बना नहीं रहा हूँ अपनी ओर से, मैं ना बनाए मैं वही गद्यांश करा रहा हूँ जो पेपर में पूछे गए आपके में। तो यहाँ भी 2 प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर माफ़ कीजिए, तो वही आगे
चलिए अब आगे देखिए, ये गद्यांश है, ये 2022 का पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसमें यूपी टेट में आया था ये। तो इसमें 51 से 55 तक यहाँ 5 प्रश्न पूछे गए हैं, गद्यांश से देख लो खुद। तो यहाँ पर इतना बड़ा गद्यांश दिया गया है, तो हमें क्या करना है, पहले प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। पहले प्रश्न में हमसे क्या दिया गया, तो इसमें इतना बड़ा गद्यांश है ये, और इसमें 5 प्रश्न का पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, पहले हमेशा क्वेश्चन ही देखना है। तो पहला यहाँ पर पूछा गया है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखो गद्यांश में देखो ये प्रत्यय, उपसर्ग और संधि समास पूछ लेता है। तो इसमें आपको वैसे ही ग्रामर आपने पढ़ी होगी, तो इसमें गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो घुमक्कड़ प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगकर अर्थ प्रकट करता है, तो घुमक्कड़ में पीछे लग जाएगा अक्कड़, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अब ये चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी, महावीर स्वामी का जन्म यहाँ पर आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में अनेक वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर स्वामी घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का ही नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, तब उनकी मृत्यु हुई तो 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचारक में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा, चरत भिक्खवे चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने अपने वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। आगे दिशाओं और उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया और पावा में शरीर त्यागा। तो देखो कितना पढ़ के जब हमें यहाँ आंसर मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, तो आपको पहले क्वेश्चन ही देखना पड़ेगा, तो आराम से मिलेगा। यहाँ पर जन्म कहाँ हुआ, वैशाली में। तो पहले का उत्तर यहाँ पर, दूसरे का उत्तर, तो महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर मृत्यु पूछता तो पावापुरी में। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो इसको भी तो आपको वहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वच्छंद में स्वच्छ प्लस छंद, यहाँ पर पीछे लिखा हुआ भी गया, सही लिखा है स्वच्छ प्लस छंद। तो यहाँ विसर्ग माफ़ कीजिए व्यंजन संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये तीसरा सही होगा। इसके बाद चौथा यहाँ पर कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। तो महात्मा बुद्ध यहाँ पर पढ़ाई हमने, बुद्धत्व प्राप्त किया यानी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। बुद्ध के बारे में बात करिए, ठीक है। तो यहाँ पर 35 वर्ष, तो महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, उम्र कितनी थी उनकी, 35, ठीक है। तो यहाँ तीसरा सही। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, श्रुत धर्म का क्या अर्थ है। तो देखते हैं श्रुत धर्म कहाँ दिया गया है। तो अब हमने यहाँ तक पढ़ा था, वैशाली में जन्म लिया, पावा में त्यागा, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी
बद्रिकाश्रम में घूमते रहे, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा, सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुत धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वे वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। और श्रुत धर्म का मतलब यहाँ पर वैदिक है, ठीक है। तो वैदिक दिखते हैं ऑप्शन में है या नहीं, तो श्रुत धर्म, तो यहाँ पर एकदम सही श्रुत धर्म का यहाँ अर्थ वैदिक धर्म है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो, बहुत ही कम समय में आप आराम से कर सकते हो। अनुच्छेद गद्यांश जो है ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद फिर उसमें छांटना है कि ये कहाँ दिया गया है, आराम से आपका समय बचेगा, आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो ये मैंने 2 गद्यांश लेके अनुच्छेद लेके आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे आशा आप समझ में गए होंगे। और किसी प्रकार के आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करें, और सजेशन चाहते हो वो भी बताएं, और फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो के। तब तक के लिए आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।